अल्लाह करीम के नाम से जनाब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी भी खैरियत के लिए खुदा बंदे वाहदहू ला शरीक से दुआ गो। अच्छा, ऐसा है कि वो हालात हादरा और इमिग्रेशन कवानीन, आपके सवालात, आप क्या जानना चाहते हैं और यूनानी कानून क्या कहता है और हकीकत क्या है। असल में मामला ये होता है कि हकीकत क्या है। सबसे पहले आते हैं कि इन दिनों में आजकल जो सबसे टॉप सुनी सुनाई जाने वाली बात है वो इलेक्शंस है, यूनान के आम इंतखाबात। और आज 5 मई जुमा से जो आम इंतखाबात है ना, उनकी इलेक्शन कैंपेन चौक चौराहे में वो स्टॉल्स लग गए हैं अपनी अपनी वो जो पब्लिसिटी के हवाले से। तो आपसे भी गुजारिश है, बहुत ज्यादा जरूरी और अहम समझता हूं कि आप भी, चाहे आपका वोट है या नहीं है, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, किसी उस सियासी जमात के करीब हो जाइए जो आपके करीब है, जो आपको अच्छी लगती है। मेरे बच्चों, कल 21 मई को जब इलेक्शंस होंगे, इंतखाबात होंगे, दूसरा सेकंड इसका टर्म जो है वो 2 जून को होगा और प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आ जाएगा। आज अगर बड़े राज की बात, आप किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी खित्ते जमीन से आप यहाँ यूनान तशरीफ लाए हैं, लेकिन यकीन कर ले आपकी कदर की जाएगी, आपकी वक़्त, आपकी हैसियत जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा जब आप इन दिनों में अपनी पसंदीदा जमात के करीब होंगे। पता ना, जब वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इन दिनों में वो 4 साल पूरा याद रखते हैं कि ये फर्द जो था, इसने इलेक्शंस में, उस कैंपेन में, उस मुहिम में हमारे शाना बशाना जनाब तगदो की। तो इसलिए बड़ा जरूरी, आज मैं भी जो था वो एक वजारत इकोनॉमी कौन में था, सीधगमा, तो एक जमात है जिसने खरीसी अबगी के खिलाफ हमारे विक्टिम्स, हमारे वो गैर मुल्की बच्चे मजदूर जिन पर खरीसी अबगी ने जुल्म किया, जबर किया, बदमाशियां की, और उनके खिलाफ शाना बशाना वो लड़ते रहे। आज मैंने भी उन्हें कहा, उनकी कैंपेन का सबसे जो है बुनियादी स्पीकर मैं था, गवाह था। तो आज उनको भी बहुत ज्यादा खुशी हुई और हकीकत है कि खुशी के वक्त खुशी शेयर करनी चाहिए, गम के वक्त गम शेयर करना चाहिए। तो जिस देश में आप बसते हैं उस देश में आजकल इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, और आप के लिए बहुत अहम वक्त है कि आप भी उन इंतखाबात में अपनी शख्सियत का लोहा मनवा लें। आप भी उन्हें बताएं कि आप कितने बासलाहियत हैं। वो पता ना, बात का ऐसे होता है। वैसे तो 21 मई 2023 को जो आम इंतखाबात है, प्राइम मिनिस्टर उन इंतखाबात में सामने आता है। मौजूदा जो हुकूमत है नया डेमोक्रेटिया, उससे इमिग्रेंट फॉरनर्स बहुत ज्यादा तंग है और अक्सर बेशतर ग्रीक भी उससे बड़ा तंग है, लेकिन मुकाबला बड़ा टाइट है। नया डेमोक्रेटिया और सीरिजा के दरमियान बुनियादी मुकाबला है कि प्राइम मिनिस्टर जनाब अलेक्सी चिपरा आते हैं या जो है मिचोताकी, क्रियाको मिचोताकी जाते हैं या कैसे जाते हैं। तो ये कहानी है। बाकी छोटी जमातें भी हैं, कुकुए भी है। अंदार्शिया एक ऐसी जमात जो बहुत ज्यादा एंटी फासिस्ट मूवमेंट के हवाले से इमिग्रेंट्स के करीब रही, अंदार्शिया नाम है। तो ये जमातें हैं, जो भी आपकी पसंदीदा जमात है उस जमात के करीब हो जाएं ताकि वो कभी 4 साल में आपको ना भूल सकें। और अगर आप इन दिनों में आप इनके करीब ना हुए और आप ये कहते रहे कि देखें जी कोई सुनता नहीं, किसी को परवाह नहीं, कोई बंदा कहाँ जाए, किधर जाए, तो फिर मेरे बच्चे, वो फकीर कहता है ना, ऐसे करता है हाथ कि दे दो भाई मुझे कुछ, फकीर हूं, भूखा हूं। तो वो कहते हैं कि वो किसी का दिल करता है तो दे देता है, किसी का नहीं करता तो वो कहता है भाई माफ करो। तो जब फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर किया हो, पहले ड्यूटी की हो, मजदूरी की हो, वक्त पर क्याम किया हो, तगदो की हो, तो कल को वो शख्स आपको इज्जत से, ऑनर से, रिस्पेक्ट से आपकी बात सुनेगा और जो कुछ उससे बन पड़ेगा वो कुछ वो कर देगा। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनका
ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ज़मींदारे के हवाले से अब ये चलने से पहले मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि ये जो आप मुसलसल पूछते हैं ना कि मालिक के लेटर के हवाले से, ये मैं बार बार बताता हूँ लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ। ड्यूटी, हाँ जी, वो कहते हैं नौकर क्या और नखरा क्या। अल्लाह की रजा के लिए जब काम करना है, आप मेरे बच्चे हैं, कौम हैं, और आप अपने अपने घरों में अगर खुश होते तो यहाँ प्रदेश में ना आते, तो आपकी खुशी का जितना खैर मकदम मैं कर सकता हूँ, मेरे साथी, मेरी टीम कर सकती है, अल्लाह की रजा के लिए हम हाजिर हैं। तो जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा यूनानी कवानीन क्या कहते हैं। अच्छा, वो एक सवाल जो मुसलसल ही ऊपर तरह आपको करना पड़ता है, बार बार मुझे भी बताना पड़ता है, वो ये है कि आप फोन करते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, कोई करदीचा से, कोई लारिसा से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो फोन में आपका होता है जी कि ये बताएं कि कौन सा कानून है और क्या करना है, लेटर ले लूं तो क्या काम चल जाएगा। अच्छा, मेरे बच्चों को गुजारिश ये है कि लेटर नहीं लेना होता। जमींदारा, थर्मोकिपिया, भेड़ बकरी, फिश फार्म, गाय भैंस और ये जो फार्म वगैरह वाले काम है, इसमें उस मालिक जमींदार ने, उस फार्म ओनर ने पेरिफेरिया में जाना होता है, वहां जाके एप्लीकेशन करनी होती है। बड़ी रुक के ठहर के ये बात बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि तमाम पेरिफेरियाज में से सिर्फ चंद पेरिफेरियाज यानी कि करदीचा वगैरह, लारिसा वगैरह और पात्रा वगैरह के इलाकों में ये कवानीन अभी चल रहे हैं। यानी कि मालिक ने क्या करना है, मालिक ने पेरिफेरिया जाना है, खुद जाता है, अपने वकील को भेजता है या अपने लॉबिस्टी के जरिए एप्लीकेशन करनी है, दरखास्त करनी है, कोई लेटर नहीं लेना। तो जब वो दरखास्त करेगा या दरखास्त के लिए जाएगा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चेक करेगा, तो वहां से उसे पता चल जाएगा कि कौन से पेरिफेरिया में ये कवानीन चल रहे हैं और कौन से में अभी थोड़े आर्जी तौर पर रुके हैं। तो इस तरह मेरे बच्चों आपको, आपके मालिक को पता चल जाएगा कि कौन से पेरिफेरिया में आप कानूनी हैसियत 3 माह के लिए और आदिया रगासिया कैसे हासिल कर सकते हैं। ये अभी जारी सारी है, कुछ पेरिफेरियाज में, सब में नहीं। तो ये जनाब जो बहुत ज्यादा सवाल अक्सर बेशतर आता रहता है, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में सबसे पहले पेश कर दिया। अब आते हैं आपके सवालात जो आप लिखते हैं, और सवालात में सबसे पहले जनाब खान सज्जाद आए हैं, तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद, और कहते हैं कि सर आई एम स्पेशल पर्सन। अच्छा जी, टर्की वीजा ना बैंक स्टेटमेंट, कोई चीज नहीं मेरे साथ। अच्छा, इस सिलसिले में ये जो खान सज्जाद मेरे शहजादे आप हैं या आप जैसे वो अफराद जो अनएबल पर्सन कहलाते हैं, इसमें तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने वीजा लेना हो तो उसके मुतल्लिका सफारत खाना जो उसके आपके मुल्क में जहां आप लीगल स्टेटस रखते हैं, जब आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो दूसरे मुल्क में जाके फिर आपका स्टेटस लीगल तब होता है जब वहां की इमिग्रेशन आपको स्टेटस लीगल दे। तो सिर्फ अपने मुल्क से फिर आपने उस एम्बेसी से रजू करना होता है। अगर वो वीजा आपको दे, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपसे क्या चीजें वो तकादा करते हैं, उसके मुताबिक फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। तो इस तरह ये होता है। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप यूनान में हैं तो यूनान में मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद जब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो लिया जाता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद जो है वो असाइलम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अप्लाई कर दी जाती है। अच्छा, मैं अब एक नुकता बड़ा अहम है जो पिछले दिनों में मैं जब वो एक नौजवान 22 साल नौजवान बच्चा इमरान हुसैन जट, जिसकी आंखें जो है ना वो रोशनी खो चुकी हैं, तकरीबन नौजवान बच्चा है, उसके लिए तकरीबन 2 हफ्ते से तगदो कर रहा था।
तो दो चार चीजें बड़ी है हम जो मुश्किल पेश आ जाती है और बार बार उसके लिए प्रॉब्लम पेश आता है। आपका प्रॉब्लम है या नहीं, आप सेहतमंद हैं, ठीक है, हसास बसास है या क्या भी है, सबसे बड़ा मेहरबानी गुजारिश करता हूं कि हर फर्द मर्दो जन छोटा बड़ा बराए मेहरबानी जब गैर मुल्क में आप तशरीफ ले आए हैं तो आपके पास कम से कम आपका दुरुस्त नाम पता होना चाहिए मेरे बच्चों। अच्छा, बड़ा हम अजीब सी एक कैफियत है कि बाज़ औक़ात ये होता है, आप मादरत माइंड नहीं करना, बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों से नाम पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं मेरा ख्याल है अमजद अली लिखे है। मेरे बच्चों ऐसे थोड़ी करते हैं, नाम के स्पेलिंग्स, हिज्जे, डेट ऑफ बर्थ, एक एक चीज कभी भी जबानी ना बताएं, तहरीरी तौर पर निकालें और निकाल कर अगले के सामने रखें कि ये जनाब मेरा नाम है, ये वल्दियत है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये पेश आता है, फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वालदा का भी नाम लिखा होता है, वालिद साहब का भी लिखा होता है, सब डिटेल्स लिखी होती हैं, लेकिन उसमें सुर नेम और नेम यानी कि नाम के दो हिस्से होते हैं, एक फैमिली नेम और एक छोटा नेम। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ये भी नहीं पता कि मेरा फैमिली नेम कौन सा है और छोटा नाम कौन सा है, तो इसमें भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो महकमा, वो अफसर, वो मुतलका फर्द क्लरिकल स्टाफ में से है, हॉस्पिटल में से है, किसी इदारे का अफसर है, छोटा या बड़ा, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका सुर नेम क्या है, फैमिली नेम, तो आप पूरा नाम बता देंगे, वो फिर पूछेगा बेचारा। और इस तरह मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये बड़ा बुनियादी सबक है, ये बड़ी बुनियादी एडवाइस है, बहुत लाजिम है कि आपको पता हो कि मेरा सुर नेम क्या है और मेरा छोटा नाम, फैमिली नाम क्या है, छोटा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज को पता होना चाहिए। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए और बराए मेहरबानी ये दुश्वारी बेशुमार दफा मुझे सामने आती है कि आप ना अपने पेपर्स जो है उनको एक फाइल में रखा है। 3 यूरो का, 5 यूरो का एक बैग मिलता है मेरे बच्चों, बाउशो बन के ऐसे बैग पीछे डाल लिया, आगे डाल लिया, 50 सेंट की वो फाइल मिलती है। अगर यहाँ कहीं होती तो मैं वो पढ़ी है नीचे, लेकिन 50 सेंट की फाइल मिलती है 1 यूरो की। तो उस फाइल में पेपर्स को सीधा रखते हैं ताकि किसी महकमे में आप जाएं, बराए मेहरबानी ये जो शॉपर्स हाथ में लटकाए होते हैं ना, इससे पूरी कौम की पर्सनैलिटी, पूरी कौम की शख्सियत डैमेज होती है मेरे बच्चों। वो शॉपर पता नहीं कहां से कैसे चूड़ मूड़ हो, आप माइंड नहीं करना ये बातें। आप किसी भी मुल्क से तलक रखते हैं, बैग का इस्तेमाल करना है, बैग के अंदर फाइल का इस्तेमाल करना है, ताकि जब आप कोई पेपर निकालें तो उस पेपर पर आपकी शख्सियत के अच्छे असरात हों कि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन पेपर जो है वो सीधा उसके आगे रखेंगे, उसको भी शरत होगी। और वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला फिक्रा कि वो समझ जाएगा, खातून, मर्द, औरत, छोटा बड़ा जो भी अफसर होगा, कि ये एक सलीकामंद नौजवान है। और जब आप एक पेपर निकालेंगे जेब से, कभी इधर वाली जेब से, कभी इधर वाली जेब से, तो वो 8 तय में ऐसे हुआ होगा, वो निकालते निकालते दिल से वो स्पेलिंग ये सारे वो जो लाइनें लगी होती हैं उनके अंदर जाया हो जाते हैं। तो ये है, माइंड नहीं करना, आपसे बड़ा प्यार है, आपकी बड़ी केयर है, मुझे बड़ा ख्याल करता हूँ, इसलिए ये चीजें आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ। और कभी भी अपना नाम गलत ना लिखाएं, डेट ऑफ बर्थ गलत ना लिखाएं, क्योंकि ये बाद में बड़े मसाइल पेश आते हैं। और खास तौर पर अस्पतालों में किसी सूरत भी किसी दूसरे काम का ना इस्तेमाल करें। अब इमरान वाले केस में आम का दूसरा था। अब जब मैं उनको, उस बच्चे को, नौजवान बच्चा था, यकीन करें बहुत ज्यादा करब और दुख और तकलीफ का मामला बन जाता है जब उसका इलाज मुआवजा करने के लिए तगदो की जाती है और फिर आगे से हर्डल्स, रुकावटें ये आती हैं कि भाई ये नाम ही ठीक नहीं, इसके चेकअप ही इसके अपने नाम पर नहीं, तो कैसे पता चले कि ये वो फर्द है। बराए मेहरबानी, मुश्किल हो, दुश्वारी हो, अपना ही नाम दें, अपना ही सब कुछ दें, राह तलाश किया करें कि अब मैंने ठीक भी रहना है,
अपना ही नाम देना है, अपना ही मामला करना है। तो ये किस तरह करूं, ना कि फटाफट फौरन जनाब अपना दूसरे काम का दिया, आपने गले में वो जुर्म और क्राइम लटकाया, अपना रिकॉर्ड खराब किया, दूसरे का रिकॉर्ड खराब किया, और जनाब ये हुआ कि सहूलत ले ली। 1 मिनट की सहूलत के बदले आपने गलत रास्ता चुन लिया। तो कभी भी ऐसे नहीं करना। तो ये चीजें बराए मेहरबानी। अच्छा, बड़े सारे एक दो और मामला है कि बड़े सारे नौजवान बच्चे ये शिकायत करते नजर आते हैं कि पुलिस वालों ने फोन किया है और फोन करके कहते हैं कि आपने ये जनाब फलां बैंक लूट लिया है, फलां करप्शन की है, फलां मामलात किए हैं। तो बड़े सारे 2 नंबर लोग भी आजकल ये फोन कर रहे हैं। किसी सूरत घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वो लॉटरी वाला नहीं, एक मुसलसल पिछले 15-20 साल से कुछ बदनसीब बच्चे फोन करते हैं जी कि वो आपकी 20,000 यूरो की लॉटरी निकल आई है, तो आप ऐसा करें 547 यूरो आप फलां अकाउंट में भेज दें और आपकी वो जो 20,000 यूरो की है लॉटरी, वो आपको 20,000 यूरो की रकम मिल जाएगी। और आज तक मुसलसल 20 साल से ये फ्रॉड चल रहा है और आज भी कई भोले भाले बच्चे उनको वो 200, 250, 300 यूरो ये कह के भेज देते हैं, चल यार खैर 20,000 यूरो के बदले 500-400 की खैर ये की है। वो मेरे बच्चों ने कहे कि भाई आधे ले लो, 20,000 में से आधे ले लो, आधे मुझे भेज दो, उनमें से आधे तुम्हारे। मेरे बच्चों, लालच बड़ी बुरी बला है और उस लालच का शिकार ना हुआ करें। और उस लॉटरी के बाद आप पिछले 2 सालों से तकरीबन ये पुलिस का एक नाम लेकर कुछ लोग फोन कर रहे होते हैं कई लोगों को, और वो कह रहे होते हैं कि जनाब आप फलां जगह हैं, फलां है, कुछ भी ना रास्ता बताते हैं ना चीज बताते हैं। उन्हें कहें कि जनाब मेरा एड्रेस ये, तो बराए मेहरबानी जो लेटर आपने मुझे जारी करना है उस मेरे घर के एड्रेस पर मुझे लेटर जारी कर दें, तहरीरी कार्रवाई मुझे भेज दें, तो मैं आ जाऊंगा। अक्सर बेशतर ये ड्रामे, ये शुबदाबाजियां मुसलसल चल रही होती हैं। बड़े चुकने, बड़े होशियार रहना, इसलिए ही तो बड़ा लाजिम होता है, बड़ा जरूरी होता है कि हम हालात हादरा से भी आगाह हों। और इसीलिए बड़ा जरूरी होता है मेरे बच्चों के यहाँ यूनान में जुबान सीखी जाए, मुआशरे के उन अफराद से जुड़ा जाए। जैसे अब इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस में जब आप पॉलिटिशियंस से जुड़ेंगे, उनके साथ तगदो करेंगे, कल को वो फर्द कौमी असम्बली यूनान का मेंबर होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने इसके लिए तगदो की थी और ये इस तक बात पहुंचाना मेरे लिए कोई मसला नहीं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। लेकिन अब वो मसला ये कि इसमें शायद आप समझते हैं कि भाई केड़ा बंदा दौड़े, केड़ा तगदो करे, आप ही हूं जी खाम खाई। तो बच्चों, नौजवानों को तन आसानी से बड़ा नुकसान दे, कोई और चीज नहीं होती। अच्छा जी, हसन अल्ताफ के नाम से जनाब ये सवाल है और लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं दुबई से हूं, मैं 2022 में आया था। अच्छा, मेरा वर्क परमिट लगा है, दुबई के काम ने होने की वजह से वापस आ गया हूं। अच्छा जी, पाकिस्तान अब मैं ग्रीस का वर्क परमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो दुबई वीजा वैलिड होने से कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, गुजारिश ये है कि वीजा वैलिड है, आपने ये चुनना है कि कौन सा वीजा आपने रखना है। अगर आपका तो वर्क परमिट जो आप वर्क परमिट में आदि अरगासिया ही था या बाकायदा जो है आपका लीगल परमिट था, तो ये सूरत आप देख लें, अप्लाई करें। अगर फॉर एग्जांपल आपका यूनान का निकल आता है तो उस सूरत में आप एक को दायरे छोड़ देंगे और दूसरे को रख लेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान 1 साल हो गया है मुझे। अच्छा जी, 5 महीने को पाकिस्तान में और मेरा दुबई वीजा 2024 तक वैलिड है। अच्छा, इस सिलसिले में मेरे शहजादे गुजारिश ये है कि ये वही बात है
हसन अल्ताफ साहब, आप से गुजारिश है कि बिल्कुल जनाब आप इंटरव्यू दें, और मसला बज़ाहिर तो नजर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास दुबई का वीजा है, तो आप अगर उसको छोड़ना चाहते हैं और यूनान के वीजे पर आना चाहते हैं तो वीजा मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह आप सफर कर लीजिएगा। हम आपको खैर मकदम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। मैं इसमें ज़ाहिरी तौर पर कोई रुकावट महसूस नहीं करता, कानून जो रास्ते कहता है। तैयब साहब हैं, और तैयब साहब कहते हैं कि और जो कैंप में है कानून के मुताबिक कितनी सजा है। अच्छा तैयब मेरे शहजादे, ये जो कैंप वाले बच्चे हैं इनके हवाले से वैसे जर्नल सजा जो है वो कहीं सुनी कानून की ये जाती है कि 18 माह तक इन्हें कैद रखा जा सकता है। लेकिन बड़ी दफा ऐसे होता है कि अब जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत यूनान ने एक मुआहदा कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अफराद को 10 माह 12 माह 14 माह 16 माह 18 माह के बाद भी डिपोर्ट जबरन कर दिया जाता है। तो ये चूंकि मुआहदा मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान या सफीर जो यहाँ मौजूद है, अगर उन्होंने मुआहदा कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा अंदेशा मौजूद है कि वो डिपोर्ट करना चाहते हैं। दोनों तरफ से मुआहदे भी मौजूद है। अब तीसरा फरीक आप है, असल फरीक आप है। तो अक्सर बेशतर आपका सवाल ये होता है कि मैं क्या करूं, तो यकीन कर लें कि आप बहुत बड़ी ताकत है। आप ही वो है जो कोरिंथो से लेकर मनीदी तक, मनीदी से द्रामा तक, कोस तक सारे अगर इकट्ठे हो जाएं, क्याम कर लें, खड़े हो जाएं और इन मुआहदों को नामंजूर करें। कोई शिद्दत वाला काम नहीं करना, कोई सख्ती वाला काम नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कानून जो है डिस्टर्ब हो। उसके बावजूद आप बहुत ही कुछ कर सकते हैं, और उसकी वजह से, आपकी उस तहरीक की वजह से मैं इंशाल्लाह फजल ताला बाहर बहुत ज्यादा लोगों को मुतहर्रिक कर सकता हूं, आपकी मदद, आपकी आवाज को तवाना करने के लिए। और अगर आप आवाज बुलंद करें ही ना तो फिर आपकी आवाज किसको सुनाएंगे? ये एक मसला है। क्याम यानी कि आपने ही करना है, और अल्लाह ने चाहा तो उस पर ड्यूटी नौकरी मैं दूंगा। तैयब फिर दोबारा लिखते हैं कि सर इलेक्शन कब हो रहे हैं? तैयब मेरे शहजादे, इलेक्शन 21 मई को हो रहे हैं। अच्छा, 21 मई को इलेक्शंस हो रहे हैं, और जमातें आज जो है ना, आज इनका कैंपेन का बाकायदा जो है वो आज पहला दिन है, यानी कि चौक चौराहे में। अल्लाह ताला आपको भी जल्दी से आजादी नसीब करे, और जो आजाद है वो देखें कि अमोनिया से लेकर सीधगमा हर जगह जगह पर इलेक्शन बूथ, पोल्स वो मशहूरी के उनके वो बने होते हैं, तो वो अपनी अपनी आवाजें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है आज जो जनाब सीरीजा सबसे बेहतरीन है। मजदूरों की तो जमात हकीकतन इस वक्त इस जमात को आना चाहिए, ताकि ये जो नया डेमोक्रेटिया के मजदूरों के खिलाफ एक्शंस है इनको तोड़ा जा सके। तो बहरहाल आपकी जो भी पसंदीदा जमात है, आप पूरे जोर से उसके साथ तगदो करें, ताकि वो आपकी कदर, आपकी शख्सियत, आपके किरदार को याद रखते हुए आपके कामों को, आपके मसाइल को भी याद रख सके। अच्छा जी, बिलाल अरशद साहब हैं, और खुश आमदीद बिलाल अरशद मेरे शहजादे लिखते हैं, भाई जी वर्क वीजा TRC कार्ड मिल जाता है? वर्क वीजा पर मेरे शहजादे ये बिल्कुल कार्ड एक मिलता है, लेकिन ये वर्क वीजा जो होता है ना, इसकी एक खास मुद्दत होती है। यानी कि कानून कहता है कि 9 माह काम करें, 3 माह छुट्टी करें, और ये 5 साल तक मुसलसल चल सकता है ये वीजा। अच्छा, जितने भी लोग मेरे शहजादे इन वीजों पर आते हैं, ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि आपको एडवाइस करता हूं, आपको हदायत करता हूं कि बराए मेहरबानी जो इन वीजों पर आप आते हैं तो फिर इन वीजों पर ही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि इस वीजे की वाहिद मजबूती और जारी रहने की वजह वहां आपका काम करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वहां काम नहीं ना करना, तो उस फर्द से, उस मालिक से, उस जो भी आपके लिंक में है, उससे ये कह लें कि भाई ठीक है, मैंने काम एथन में करना है,
लेकिन आप वहां मेरे जो है एनसी में या तेवे या जिस भी किस्म के टैक्सेस हैं वो वहां आपके जारी रहें, यानी कि आप बाहमी इत्फाक राय से जो है ऐसा कर सकेंगे। अगर बाहमी इत्फाक राय से आप नहीं करेंगे तो वो वीजा जो है वो खत्म जाया हो जाने का कभी अंदेशा है। इसी तरह बेशुमार बच्चे, बेशुमार एजेंट वो जो 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख बच्चों से लेते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला वीजा जो है इस पे आप आगे जा सकते हैं और ये वाला वीजा जो है इस पर ये कर सकते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ कहानियां। तो कहानी असल में एक ही है। ये मादरत से वो बच्चा जिसका इमरान का मैं जिक्र कर रहा था, उसका हॉस्पिटल से फोन है मादरत से। जी इमरान, अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे। मैं ऑनलाइन प्रोग्राम करना पाया तो बाद कोई एमरजेंसी नहीं तो बाद करने। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बच्चा 22 साल जिसको मैं पिछले 2 हफ्तों से वो हॉस्पिटल दुरुस्त नाम से कराने के लिए बहुत ही ज्यादा तकद्दो करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो दाखिल है और उसका ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा जारी है। तो वो क्या ये रहा था कि जब आप यूनान के बाद किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, इटली या कहीं भी, तो उस वर्क वीजा की बुनियाद जाया हो जाती है, यानी कि वो कभी अंदेशा है कि वो वीजा जाया हो जाएगा। और दूसरा उसका नुकता ये है कि आप या आपके एजेंट आपको बताते हैं कि भाई आप आगे चले जाना, आगे जाके साइलूम ले लेना, आगे जाके अपने पेपर्स चेंज करा लेना। मेरे बच्चों, इसमें मुझे कभी अंदेशा है कि ऐसा होने में आपको बहुत खतरा है। क्या खतरा है? खतरा ये होता है कि ये जो एक फर्द आता है ना, एक मजदूर आता है बगैर किसी लीगल स्टेटस के, बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी अते पते के, यानी कि नहरें क्रॉस की, सरहदें क्रॉस की, कभी पैदल चला कभी गाड़ियों में चला, तो छुप छुपा के आ गया, उसका रिकॉर्ड नहीं होता। ये जो वीजा आप लेते हैं इसका अल्फ से लेकर जेड तक आपका सारा रिकॉर्ड होता है, और आपका नाम विद 1 क्लिक जब वो क्लिक करेंगे तो वो नाम शो करेगा कि आप ग्रीक एम्बेसी से ये वीजा लेके आए हैं, आपका ये नाम है, आपका मालिक ये है, आपकी जगह ये है, आपका ये है, जिसकी वजह से वो असाइलम देते वक्त या दूसरे पेपर ट्रांसफर करते लेते देते वक्त वो कहेंगे भाई आप तो यूनान के भगोड़े, आपको कैसे पेपर दें या आपको असाइलम कैसे दें। तो उसमें कभी अंदेशा है कि कहीं उन अफराद को वापस वहां से दोबारा अपने वतन ना जाना पड़ जाए, इसलिए उन एजेंटों की तो चांदी और सोना हो गया, आपका कहीं वो सारे का सारा जिंदगी का पूंजी लुट ना जाए मेरे बच्चों। इसलिए बराए मेहरबानी आप अपनी थोड़ा सा केयर करें जरूर। आपकी वेलफेयर आपका हक है, आपकी तरक्की आपका हक है, लेकिन आपका लुटना आपका हक नहीं है। बहरहाल जितनी समझ आए दे उतनी समझ ले, और बाकी अल्लाह ताला खैर करे। निसार अहमद साहब हैं, और निसार अहमद साहब खुश आमदीद लिखते हैं कि अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। बड़ी मेहरबानी निसार साहब, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं आपकी दुआओं का। अल्लाह ताला की रहमतें यकीनन हमें चाहिए होती हैं, और आपके लिए भी दुआ गो हो कि अल्लाह करीम आपको भी अपनी रहमतों से नवाजे। अच्छा जी, कमाली आगे हैं और कमाली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने पिछले साल मार्च में पेपर्स जमा करवाए थे, सितंबर में रिजेक्ट हो गए थे, इसमें एक सबूत ओरिजिनल नहीं था, क्या दोबारा जमा करा सकता हूं? अच्छा मेरे शहजादे, ऐसा है कि दोबारा जमा करा सकते हैं आप, लेकिन जब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि कोई भी फर्द 7 साल वाले सबूत पर पेपर्स जमा कराता है, और अब नया कोदी का मितानास्तेबशी में वो जो कानून आ चुका है जिसमें वो वजाहत करता है कि 2 चीजें वो वजाहत करता है। एक चीज तो ये वजाहत की गई है कि अगर आप 2 नंबर सबूत लगाते हैं और आपका सबूत पकड़ा जाता है तो फिर आप 5 साल तक दोबारा पेपर्स जमा नहीं करा सकते। इस सिलसिले में आप फौरी तौर पर वकील से रुजू करें।
इसकी शिक नंबर 2, जुज नंबर 2 जो कानून की है वो ये है कि 1 जनवरी 2024 से असाइलम के सबूत नहीं तस्लीम किए जाएंगे। उससे कबल यानी कि 1 जनवरी 2024 से कबल जो है वो आप असाइलम के सबूत वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पर अपने पेपर्स की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ये जब 2 नंबर कोई केस हो जाता है तो उस सिलसिले में ये होता है कि अगर तो अदालत में आपके केस को भेज देते हैं तो फिर वकील को चाहिए होता है कि वो आपके केस की पैरवी करे और अदालत में आपका केस क्लियर करने के बाद फिर दोबारा पेपर जमा कराए। बहरहाल फौरी तौर पर वकील से रजू करें ताकि वो इस सिलसिले में जितनी जल्दी कार्रवाई कर सके, ताकि जो नए कवानीन जो हैं बड़ी शिकें उनकी अभी तक अमलदारी में नहीं आए। अच्छा, ये मोहम्मद बाऊ कुछ इसी तरह से सवाल है, तो ये खुश आमदीद जनाब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास आदिया रगासिया, क्या मेरा मालिक मेरे पेपर्स जमा करवा सकता है? मेरे बच्चों बिल्कुल पेपर्स 3 माह का उसी तरह का आदिया रगासिया की मानद आदिया पारामोनी बिल्कुल जमा हो रहा है उन पेरिफेरियाज में जिनमें ये आदिया रगासिया वगैरह जारी है। तमाम कुल यूनान में तमाम पेरिफेरियाज में ऐसा नहीं। हाँ, इन दिनों में बार बार बता रहा हूं, करदीचा, लारिशा, पात्रा वगैरह मुख्तलिफ इलाकों में ये कवानीन जारी और सारी हैं। आपने मालकान से कह के आप जरूर इस सिलसिले में पेशरफ्त करनी चाहिए। जहां हो रहा है उधर आप अपना करें। इस्लामी नॉलेज की तरफ से सवाल है सर, जो पिक्चर वाली वेबसी बन रही है वो बनवा लें, वकील से प्लीज रहनुमाई कर दें। अच्छा, ये मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, गुजारिश ये है कि ये जो वकील, अब वकील कुछ तो होते हैं वकील, और कुछ वकीलों के नाम पर दबाव होते हैं। कुछ वकील होते हैं और कुछ वकालत नहीं करते, वो 2 नंबरी कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वेबसियां बन रही हैं और पिछले तकरीबन 4 माह 6 माह से हर दूसरा फर्द आपका अपना भाई वो आपको वेबसी बनवा के दे रहा है। कोई जनाब 300 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है। तो मसला इनका यह है कि अक्सर बेशतर ये वेबसियां खालिस्तान 2 नंबर है और खुला खुला जुर्म है। यानी कि उस फर्द ने, चाहे उसने आपसे 200 लिया है या 2000 लिया है या 3000 लिया है, उसका कहीं रिकॉर्ड में नाम पता नहीं, नाम भी आपका है, पता भी आपका है, जुर्म भी आपके साथ आना है। तो मैं तो इससे कहूंगा, वो कहते हैं ना, राव कुराना हुई पावे पेंडा दूर दा हुए। तो मेरे बच्चों, अपने किरदार को दाग ना लगाएं, सब्र कर लें और कानून के तहत जो रास्ता, फॉर एग्जाम्पल ये आरजी आदिया पारामोनी का है मालकान के साथ, जमींदारे के साथ या मुख्तलिफ मामलात में, या बनियाकोदी का मितानास्तिबशी में बड़े सारे अभी शिकें वजाहत तलब हैं, बड़ी सारी शिकें अभी सामने आने वाली हैं। तो थोड़ा वेट कर लें, तो मैं तो वो ज्यादा बरतर अल्लाह समझता हूं। ये आपको 1 पाई 1 सेंट के बगैर भी वेबसियां मिले, अगर वो 2 नंबर है तो वो फिर आपका किरदार खराब बर्बाद कर देंगी। यानी कि कानून कहता है कि 2 नंबर पेपर्स लगाने वाले जो अफराद हैं, मर्दोजान, बच्चे, छोटे बड़े, 5 साल तक वो अपने लीगल दुरुस्त पेपर्स भी जमा नहीं करा सकते। तो इस शिक से जो है कम से कम आपको बड़ा चुकन्ना होशियार हो जाना चाहिए। अच्छा जी, ये अब मेरा ख्याल है इसका कुछ पेज गुम गया। ये नौजवान देखें जरा पेज को। अच्छा, इस दौरान देख लेते हैं जी के अरसल सेठ हारूनी साहब आगे। खुश आमदीद जनाब अरसल साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद। और लिखते हैं कि सर, यूनान में जो कैंप में लड़कों को पकड़ा हुआ है, मेरे बाबा को भी पकड़ा हुआ है सर, वो कैसे आजाद होंगे? अच्छा, इसमें अरसल मेरे शहजादे
गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और यूनान के मुआहिदा जात में जो है ना वो असल में डिपोर्ट कर देने का मुआहिदा तकरीबन कोई 3 माह शायद कबल एक सेक्रेटरी साहब आए थे बेचारे पाकिस्तान से, तो वो मुआहिदा कर गए हैं कि भाई पाकिस्तानी जो जिनके पास पेपर्स नहीं है उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। तो उस हवाले से काफी सख्तियां, लेकिन किसी वकील से रुजू करके आदिया अरगासिया जिन इलाकों में बन रहा है उन वकला के जरिए ज्यादा अच्छे तरीके से वो अफराद ज्यादा इम्कान है कि वो आजाद हो सकते हैं। ये तरीकाकार है। फारूक सियाल साहब आ गए हैं, खुश आमदीद सियाल साहब लिखते हैं जावेद असलम पाकिस्तानी कम्युनिटी यूनान के सदर होने के साथ साथ हर एक मजलूम की आवाज को भी बुलंद करना होता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया सियाल साहब। अगर मुंतहिब नुमाइंदे ने मजलूम की आवाज को बुलंद नहीं करना तो फिर कौन करेगा? यही तो असल में आप साथियों की मोहब्बतें हैं जिनके साथ बेशर सामान होने के बावजूद भी मजलूम की आवाज बनते हैं। मैं भी, आप भी और बेशुमार हर वो ईमान वाला जिसके सीने में अल्लाह ताला ने ईमान वाला दिल अता फरमाया है। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। मजलूम के लिए आवाज, ये हमारे दीन की असल में बुनियाद है, इंसानियत की ये बुनियाद है कि लिस्से कमजोर सच्चे हकदार को सहारे की जरूरत होती है और उसका सहारा बनना खुशबख्तों के नसीब में आता है। जालम डकैत बदमाश जो बेचारा उस बदमाशी के चक्कर में अंधा हुआ होता है ना, यकीन करें उसके साथ सबसे बड़ी भलाई ये होती है कि उसको जुल्म से, जबर से, बदी से, बदकारी से रोका जाए। हालांकि उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा उसको बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन यकीन कर लें उसके लिए यही अच्छा होता है। चले बड़ी ऐसा टाइम होता है कि बड़ी दफा उसको समझ नहीं आती, लेकिन जब वो सोचे और उसके नसीब जाग जाए तो फिर उसको एक दिन समझ आ जाती है कि हाँ भाई ये फर्क तो मेरे साथ बड़ा नेकनियत था, ये तो मुझे बदी से, बुराई से, गंद से, जलालत से रोकता था। तो फिर जब वो भी सोचता है और अल्लाह भी मेहरबान हो जाता है तो उसको समझ आ जाती है। तो इस तरह ये इंसानियत की बुनियाद है कि हम किसी सूरत जुल्म और ज्यादती का साथ न दें। अब जैसे कुछ हमारे बच्चे बड़े बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, सफेद पोश बच्चे होते हैं, लाशौरी तौर पर वो इससे गुनाह नहीं समझते, वो लाशौरी तौर पर समझते हैं कि देखें जी अब सिस्टम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े अब मैं रूप बहरूप भी कहूँगा, नाम नहीं लेना चाहता, तो दीन के रंग में कह लें, तो वो भी कहते हैं जी अब सिस्टम ही ऐसा है, निज़ाम भी ऐसा है, तो हम क्या करें। सिस्टम ऐसे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस सिस्टम में जुल्म का हिस्सा बन जाए, जुल्म करने वालों का हिस्सा बन जाए। ज्यादा से ज्यादा आपको ये कर लेना चाहिए कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। नई बदमाश से आंखों में आंखें डाली जा सकती, नई बदमाश से टक्कर ली जा सकती, नई मजलूम का साथी बना जा सकता, कोई बात नहीं, बात तो बड़ी है, लेकिन इस मद में कि अगर जुर्रत ही नहीं, गैरत ही नहीं, ईमान ही नहीं, तो फिर बंदा थोड़ा सा साइड पे होके बैठ जाता है। आप यकीन करें कि ये कितना हसास नुक्ता है कि बंदा हक की दुश्मनी कर रहा होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ टक्कर ले रहा होता है और जालिम को, रिश्वतखोर को, जलील तरीन फर्द को सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो समझता है कि मैं वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूं। भाई भड़ास निकालो, दुश्मनी करो, जो दिल करता है करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से टकरा गए हो इस छोटी सी अपनी अना की खातर। तो ये चीजें आपने भाइयों को समझानी बड़ी जरूरी है। इसकी डेफिनेशन करती है मेरे आका, मेरे सईदी, मेरे सरदार नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, आपका वो हुक्म के जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। तो सहाबा इकराम जो बिछ बिछ जाते थे, जो कुर्बान हो जाते थे, पूछा सईदी जालिम की किस तरह मदद करें, तो आपने कहा कि जब जालिम का हाथ जुल्म से रोकोगे तो ये उसकी मदद होगी। तो इस तरह दीन तो बड़ी वजाहत के साथ बताता है, समझने वाले समझ जाते हैं, और जो बेचारे खामखाई दुनिया में पाले बने फिरते हैं वो बेचारे नहीं समझ पाते, वो जिल्लत और रसवाई के रास्ते पे जारी रहते हैं। अल्लाह ताला हमें इज्जत और खैर के रास्ते पर एक दूसरे का दस्तों बाजू बनाए।
तारक मसूद साहब हैं, खुश आमदीद तारक मसूद साहब को। लिखते हैं, सर वकील ने कहा है कि सुबह न्यू नोमो आया है, 1 साल की बेबयोशी आई है और 25 दिन के लिए पाकिस्तान भी जा सकते हैं। अच्छा मेरे शहजादे, ये न्यू नोमो जो है 1 साल वाला, ये अब इसकी तफसील और डेफिनेशन क्या है, किस शोबे में है, कहां से है, क्या इसकी तहकीकात करेंगे, तस्दीक हो गई तो आपको मैं बता दूंगा। ये जो असल में कवानीन है ना, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हो सकती, ये मुस्तनद आपके फ्यूचर का, आपके मुस्तकबिल का सवाल होता है। इसमें जब तक बहुत ज्यादा तहकीक ना कर लूं, सनद ना ढूंढ लूं, उस वक्त तक मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। ढूंढते हैं जनाब, और अगर कोई ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह बताएंगे। उमैर आगे हैं, उमैर खुश आमदीद मेरे शहजादे। उमैर कहते हैं कि सर सबूत पूरे हो 7 साल के जमा करवा सकते हैं, या जहां के सबूत हो वहां ही जमा करवाने चाहिए। उमैर मेरे शहजादे, सच तो ये है कि वहां ही कराने चाहिए जहां के हों। हाँ, आप फॉर एग्जांपल एथन में रहते थे, अब आप जो है किसी आयरलैंड में चले गए हैं, वहां आपका काम भी जारी है, आपकी रिहायश भी दुरुस्त ओरिजिनल मौजूद है, तो वहां आप कह सकते हैं पहले मैं एथन में था, अब मैं जनाब यहाँ इस जजीरे में, सदोरिनी में, कोस में, रोदोस में, जहां जहां भी कहीं आप हैं वहां आप कह सकते हैं कि वहां फिर आप पेपर्स जमा कराएं। लेकिन अगर आप रहते यहां हैं और पेपर वैसे वहां जमा कराना, तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा रिस्क है और ये ना करें, वहां ही जमा कराएं जहां आप रहते हैं। राना राजपूत साहब आगे हैं, और राजपूत साहब कहते हैं पेपर्स मैरिज के बाद तलाक हो जाए तो कार्ड रिन्यू करके देते हैं, टेक्स्ट टाइम। अच्छा ये इसकी एक राजपूत साहब ऐसा होता है कि पेपर मैरिज के बाद अगर आपके पास पेपर्स वगैरह बन चुके हैं तो कार्ड की कौन सी लिमिट आपने पार की है, क्या 5 साल मैरिज रही है या कुछ एक, फॉर एग्जांपल पहले 5 साल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अगर तलाक भी हो जाए तो अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि कानून में उनको रिन्यूअल मिल जाती है। लेकिन अगर पहले ही साल या दूसरे साल या 6 माह बाद हो जाती है तो उसमें पहले रिन्यूअल पर मियां बीवी का आपस में करीब होना, एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट देना, एक दूसरे के लिए बात करना, वो लाजिम कानून करार देता है, उसके बगैर बस औकात रिन्यूअल नहीं होती। अच्छा जी, उमैर आगे है फिर, और लिखते हैं कि सर मेरे सारे सबूत हैं सिवाय 2017 के, क्या कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा मेरे शहजादे उमैर, इस सिलसिले में 2017 का आप ऐसे करेंगे, सारे सबूत आप फॉर एग्जाम्पल 2015 का सबूत है या 16 का है, क्या सबूत है आपके पास? अगर तो आपके 2017 से ही शुरू होते हैं तो पहला सबूत तो कोई नहीं माना जाता। पहला सबूत वही होता है जो बाकायदा किसी महकमे का हो, यानी कि 2017 में फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिकल चेकअप कराया या आप किसी महकमे में गए या पुलिस ने आपको आरोका, आपका नाम पता लिखा, तो वो सबूत चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 2016 में आपके पास एक दुरुस्त मजबूत सबूत मौजूद है तो 2017 का आप अपने घर उस मालिक से लिखा सकते हैं या उस काम वाले मालिक से लिखा सकते हैं। ये इखलाकी सबूत होगा। बसा औकात वो क्लर्क मान जाते हैं, बसा औकात नहीं मानते। तो ये कोशिश कर लीजिए कि 1 हफ्ता किसी काम वाले से लिखवा लें कि 2017 जनवरी में ये फर्द मेरे पास काम करता रहा 1 हफ्ता, क्योंकि ज्यादा का लिखेगा तो उसको भी अंदेशा होगा कि भाई इतनी देर ये काम करता रहा तो इसके एनसी में टैक्सेस वगैरह क्यों नहीं जारी किए, ये चीजें। अच्छा घर में भी अगर आप लिखेंगे तो घर के सिम्बोलियो का भी वो रिकॉर्ड है ना, ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड का मसला होता है, तो घर में भी वो सिर्फ ये लिख सकते हैं घर के मालकान कि फलां अफराद रह रहे थे और उनके पास ये फर्द मैंने देखा कि ये 2 हफ्ते 1 हफ्ता रह रहा था, इस तरह का समथिंग बी केयरफुल होना पड़ता है। अच्छा सलीम साहब हैं, और सलीम खुश आमदीद। सलीम साहब लिखते हैं आजकल जो बेबयोशी बन रही है 2014 के कानून वाली, पाकिस्तान जा सकते हैं। अच्छा वो जो बेबयोशियां बनी है अक्सर बेशतर 2 नंबर है, नशेइयों वाले या मुख्तलिफ कागजात लगा के बना दी जाती है
और बेशुमार लोग जा रहे हैं, बेशुमार लोग आ रहे हैं, लेकिन ये क्राइम है, ये एक जुर्म है जिसका बाद में अक्सर बेशतर लोगों को हिसाब कानून का सामना करना पड़ेगा। असगर मैकन साहब हैं, खुश आमदीद। असगर मैकन साहब लिखते हैं कि मैंने मई 2022 में अपना कार्ड रिन्यू के लिए जमा करवाया था, अभी तक मेरा कार्ड नहीं आया। असगर साहब ये बड़ी सुस्ती से काम कर रहे हैं, आप अपने वकील से मेल भेजिए और उन्हें पूछिए कि क्या मेरे रिन्यूअल में किसी पेपर की कमी है, या अगर कोई मसला है तो मुझे आगाह करें। तो इस सिलसिले में बसा औकात वो कुछ आपकी लिपि होती है या कुछ चीज मिस होती है तो वो आपको भेजते हैं और आपकी तरफ से इंतजार कर रहे होते हैं कि ये फर्द अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो इस सिलसिले में बराए मेहरबानी एक मेल भेजिए। उस्मान साहब हैं, उस्मान खुश आमदीद मेरे शहजादे। उस्मान कहते हैं कि एक मरतबा डिपोर्ट होकर आया हूं, 7 साल वाले सबूत किए हैं, मेरे पास कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा, डिपोर्ट 7 साल वाले सबूत हैं, अगर मिल गए हैं तो अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन कानून उस्मान ये कहता है मेरे शहजादे कि जब आप मुसलसल 7 साल यहाँ हो तो तब जो है वो आपको पेपर्स दिए जा सकते हैं। तो ये कानून की तरतीब है और कानून इस तरह कहता है। तो जब तक वो छुपा रहे तो खैर सलाह, और सामने आ जाए तो थोड़ा मसला बन जाता है, लेकिन वकील वकला इसलिए होते हैं ताकि वो आप अपने मसले को लेके तो उसके दिफा के लिए आप खुशबू दलील कर लें। अच्छा, सवाल आ गया है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वीडियो वॉच की प्लीज मेरी हेल्प करें। मेरे पास यूनान के पेपर थे 2008 में, फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूं। अच्छा जी, प्लीज मुझे मेरी हेल्प करें और पेपर वापस चाहिए, जितनी भी फीस होगी देंगे। मैं लाला मुशाका हूं। अच्छा, मेरे शहजादे गुजारिश ये है कि ये जो 2008 में आपके पास पेपर थे ना, तो ये आप 2008 कहाँ और 2023 कहाँ, ये तो बड़ा एक लंबा मतलब अरसा गुजर गया। तो यूनानी कवानीन में ऐसे कोई कवानीन इन दिनों में मौजूद नहीं है कि 2008 वाले पेपर्स जो हैं उनको रिन्यू कराने के लिए या उनको दोबारा बहाल करने के लिए कोई ऐसा कानून रास्ता मेरी नजर में मैं इसको दोबारा चेक करूंगा, लेकिन मौजूद नहीं है। तो कानून के तहत ही कोई मतलब मामला हो सकता है, कानून के बगैर नहीं हो सकता। मोहम्मद बाऊ की तरफ से एक सवाल आ गया है, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास आदिया अरगासिया है, क्या मेरा मालिक मुझे 3 माह की बेबियोश लेकर दे सकता है? अगर मिल जाए तो बाद में पेपर्स लेने के लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। इस सिलसिले में मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, कोई मसला नहीं बनेगा। अक्सर बेशतर इलाकों में, पेरिफेरियाज में जहां आदिया अरगासिया चल रहा है, वो मालिक अगर आदिया अरगासिया की एप्लीकेशन करेगा तो आदिया अरगासिया बनेगा, आदिया पारामोनी की करेगा तो आदिया पारामोनी बनेगा। इस सिलसिले में कानून ऐसी कोई रुकावट का जिक्र नहीं करता जिसमें कल को आप ये जो मालिक और मजदूर के कागजात हैं इनमें कोई रुकावट नहीं, कानून की वजाहत के मुताबिक। अच्छा जी, सवाल इसके बाद user/od, ये आज ईमेल्स वगैरह के हवाले से निकल आए अक्सर बेशतर, तो बहरहाल चले। अच्छा, सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर, कजन मैरिज वीजा इशू के बारे में कुछ बताएं, और सेकंड ऑप्शन के बताएं कि क्या अगर कजन मैरिज की वजह से वीजा नहीं लगता तो स्पोज को कैसे बुलवाएं? प्लीज गाइड मी, आई एम वेरी वरीड।
अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये कजन मैरिज यूनान का ये कानून है मेरे शहजादों कि यूनान में कजन मैरिज नहीं हो सकती। अच्छा, इस कानून के तहत बड़ी सारी फैमिलीज पुरानी जिनके बच्चे भी अब माशाल्लाह जवान हो चुके हैं उनके भी पेपर्स को जो है वो मसला दरपेश है। होना तो ये चाहिए। अच्छा, ये जो एम्बेसियां होती हैं ना, इन एम्बेसीज का सबसे पहला काम ये होता है कि दूसरे मुल्क में जाकर अपने वतन की जो है नेक नामी को उजागर करना और वहां मौजूद जो लोग हैं उनके मसाइल को हल करना। तो हमारे सफीर पता नहीं बेचारे कौन से काम करते हैं। ये जो मसला है, ये मसला हुकूमत पाकिस्तान को, सफीर पाकिस्तान को यहां चैलेंज करना चाहिए कि भाई कुरान में और हदीस में मुसलमान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यह हक दिया है कि वो मैरिज, कजन मैरिज कर सकता है। इसको चैलेंज होना चाहिए। हाँ, सफीर वगैरह या हुकूमतें बेचारी वो अगर करप्ट हो या उनके अपने मसाइल बड़े सारे दूसरे हों, वो बेचारे पैसे इकट्ठे करने, चोरी करने के चक्कर में लगे हों, तो वो बेचारों को इन चीजों का बिल्कुल इदराक नहीं रहता और ना ही इन चीजों के हवाले से वो टाइम दे पाते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा है कि मैं इस पे ये भी तजवीज करता हूं कि अगर ये 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हम 50 लोग इकट्ठे मिलके, मैं इंशाल्लाह बफज़ल ताला इस कानून को चैलेंज करूंगा और इस कानून को खत्म कराने की कोशिश की जा सकती है। यानी कि आला अदालतों में जाकर ये कानून पेश किया जा सकता है। वो 1-2 दफा हमने कुरान की मुख्तलिफ आयात मुबारका और मुख्तलिफ चीजें, एक बच्चे का मामला था तो काफी उसकी कलेक्शन की और उसको अदालत ने समझा भी, लेकिन एक केस के लिए समझना और बात है और तमाम केसेस के लिए समझाने के बाद तमाम मुसलमानों के लिए रास्ता हमवार करना वो अहम तरीन बात है। वो काम होना चाहिए, वो उसकी जरूरत है। और जब तक आप अकेले अकेले ऐसा करते रहेंगे तो वो हर दूसरे को ये मसला उस वक्त तक बनता रहेगा। इसको कंबाइन इज्तिमाई तौर पर एक केस को करके यूनानी कानून को, भाई ठीक है आपके कानून में ये मना है लेकिन मुस्लिम लॉज में ये बाकायदा खूबसूरती से ये रास्ता दिया गया है, इसको बाबर कराने की जरूरत है। तो ये जब तक ना किया जाए ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। हसन काशिफ हैं। हसन काशिफ कहते हैं कि सर पाकिस्तान से स्टडी वीजा पर साथ डिपेंडेंट कर सकते हैं। अच्छा मेरे शहजादे, सवाल जर्नल तो मैं आपका समझ गया हूँ। स्टडी वीजा पे आके कोई और काम शाम भी करना चाहते हैं तो स्टडी वीजा असल में यूनान का मिलता नहीं। अक्सर बेशतर जो है वो स्टडी वीजा कभी मिला करता था लेकिन अब आजकल नहीं मिलता। चेक कर लेने में, उसकी तरफ कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, नईम शाह साहब की तरफ से एक सवाल आ गया है। लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, एग्रीकल्चरल वीजा के बाद जो कार्ड मिलता है इसको रिन्यू करवाने के लिए दोबारा टैक्स मालिक के जरिए अदा होगा या हम खुद अदा कर सकते हैं? रिन्यूअल कराने का तरीका बता दें। रिन्यूअल कराने का तरीका एक ही होता है कि टैक्सेस वगैरह चलते रहते हैं, चलते रहने चाहिए। यूनान में किसी भी किस्म के लीगल परमिट को रिन्यू कराने के लिए कानून ये है कि आपका जो मेडिकल बुक है जो आपकी वो वैलिड होनी चाहिए। तो मेडिकल बुक वैलिड हो जाती है जब 60 NC में आपके लगे हों। अच्छा, इसमें ज्यादा बदतर और बेहतर तो ये है कि उसी मालिक के पास, जिस तरह पहले मैं वजाहत कर चुका हूं, उसी मालिक के पास जिसके पास आपका वीजा लगा है, जिसके पास आपका काम है, उसी मालिक के पास टैक्सेस जारी रहें, चाहे आप दूसरा काम कर रहे हो या दूसरी जगह पर काम कर रहे हो, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक वहां से ही आपके टैक्सेस जारी रहने चाहिए ताकि पता चले उसी मालिक के पास आप काम कर रहे हैं। उन कागजात के साथ वो पेरिफेरिया से रजू करेंगे। और हर नौजवान से गुजारिश है, जो पुराने हैं, जो नए हैं, जो 20 साल के हैं या 20 दिन के हैं, कम से कम 6 माह कबल, 4 माह कबल अपने वकील से
खत्म होने से पहले 4 माह कबल रजू करें, ताकि उसमें जो कमी है, जो जरूरत है, जो मतलूबा चीजें कागजात इकट्ठे करने हैं, वो इकट्ठे करने के लिए एकदम आखिरी महीने अगर आप करेंगे तो बस चीजें फिर आप उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। 4 माह एटलीस्ट पहले अपने वकील से रजू करें कि ये मेरे कागजात है, ये चीजें मौजूद हैं और क्या चीज चाहिए, तो वो ताज़ा तरीन लेटेस्ट कवानीन के तहत देख के आपको ले चलेगा। आशर अली साहब आगे खुश आमदीद। आशर कहते हैं कि ऑनलाइन पासपोर्ट बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है, और अगर पहला पासपोर्ट हो, पहली दफा बनना हो आशिर, आप या आप जैसे जितने भी इस तरह के मेरे शहजादे हैं, वो अपनी एम्बेसी में ही जाए, क्योंकि पहले पासपोर्ट के बनने पर अगर आप ऑनलाइन कहीं से भी एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए फिर भी आपको सफारतखाना पाकिस्तान एथन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरव्यू लेंगे, डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ सवालों जो आपका मामला करेंगे। तो इसलिए बहतर और बेहतर ये है कि आप अपनी एम्बेसी में जाएं। अच्छा, जितने भी नौजवान बच्चे यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सब से गुजारिश है, पहले मैं इब्तिदा में भी ये बात कर रहा था कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट हर हाल में आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका दुरुस्त नाम जो है वो आपको भी पता हो, आपको तो पता ही होता है, लेकिन जहां महकमे में आपने देना है उस वहां वो ठीक लिखा जा सके। उसके बाद मेरे बच्चों फौरन शनाख्ती कार्ड बनवा लिया करें और पासपोर्ट की भी एप्लीकेशन कर दिया करें, ताकि अगर कहीं मालिक मजदूर की बुनियाद पर आपको कोई मौका मिल जाता है तो आप फिर उस वक्त दौड़ने से खजल ख्वारी का रास्ता ना अपनाना पड़े। अरसलान गुज्जर साहब आगे हैं और गुज्जर साहब कहते हैं सर सुना है 5 साल की जगह 1 साल के वीजे लग रहे हैं, क्या ये वीजे 1 साल बाद रिन्यू हो जाएंगे? 1 साल के वीजे अरसलान गुज्जर साहब या 10 साल के वीजे, ये अगर तो वो एजेंटू शंटू वाले हैं, वो वकीलों वाले जो 2 नंबर बना के दे रहे हैं, तो उनके हवाले से मैं बार बार बता चुका हूं, उनसे इज्तनाब करना, बचना बड़ा जरूरी है। और अगर दुरुस्त तरीके से बन रहा है तो यकीनन वीजा बन जाएगा, तो इंशाल्लाह रिन्यू भी हो जाएगा। अच्छा जी, कैसर आगे हैं। कैसर आपको खुश आमदीद। कैसर कहते हैं सर 5 माह हो गए, फिंगर को अभी तक जवाब नहीं आया, पेरिफेरिया वीटा में है। अच्छा जी कैसर साहब, ये पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से काफी सुस्ती का शिकार है, तो सब्र से तहम्मुल से ज्यादा ये किया जा सकता है कि वो आप एक मेल लिख देंगे इनको कि भाई अगर मेरी किसी किस्म की कोई मिसिंग है तो वो मुझे बता दे। सूरत दिगर ये फिंगर 5-6 माह 8 माह तक कई साथियों के चल रहे हैं, अभी तक हाल जवाब नहीं आता। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये असल में इमिग्रेंट को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, और इसकी वजह से आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको ले जा और कोई ऐसी हुकूमत ले आ जो मजदूर के लिए खैर का सबब बने। और वो पता है कैसे मुमकिन होगा? अब इलेक्शन है और इलेक्शन में आप अपनी फेवर वाली जमात, मजदूर जमात जो आपके हक की आवाज को बुलंद कर सके, अगर आप दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो वो लालची सारे के सारे बेचारे उल्टे सीधे होके दौड़ते रहेंगे नया डेमोक्रेटिया के लिए। तो फिर लालची यहाँ दौड़ में तो वही जीतता है जो फिर दौड़ता है। तो आपके भी दौड़ने का वक्त है, आपके भी चाको चुबंद होने का वक्त है। आए सारे मिल के, चलो कोई बात नहीं, प्रदेश में सही कोई बात नहीं, कईयों के पास पेपर नहीं, कई के पास पासपोर्ट नहीं, कई वोट कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन में जब आप सारे के सारे ऐसे दौड़ेंगे ना, तो वो कहते हैं खल्के खुदा को नकारा खुदा समझा जाता है और फिर वो आवाज गालिब आ जाती है। जहां भी है अपनी पसंदीदा जमात के लिए तगदो करें, ताकि ये वो वक्त होता है जब आपकी अहमियत, आपकी शख्सियत निखरती है। और आप जब कल को किसी को कहते हैं ना कि मेरा ये मसला है, तो फिर वो बड़ी खुशी से, बड़े चाह से माथे पर सलवट डाले बगैर वो कहता है कि इलेक्शन का वक्त था, इसने मेरी बड़ी मदद की है, तो वो फिर आपके लिए दौड़ता है। लीजिए, अल्लाह की अमान में करता हूं, अल्लाह के राखे आप भी, मैं भी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।